नमस्कार दोस्तों, मैं सलाहुद्दीन नवेद रोशन राहे के इस नए अंक में आपका स्वागत करता हूं। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे हमारे एक ऑडियंस के प्रश्न के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे हर नए एपिसोड का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को ऑल पे प्रेस कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हम हर उस फैमिली तक पहुंच सके जिसको हमारी ज़रूरत हो सकती है। दोस्तों, आज का एपिसोड योगेंद्र कुमार जी के सवाल पर बेस है। योगेंद्र कुमार जी पूछते हैं, सर मेरा बेटा 3 साल का है, 2 साल तक बिल्कुल नॉर्मल था। उसके बाद लॉकडाउन में मोबाइल ज़्यादा देखने की वजह से हमारी बातें बिल्कुल नहीं सुनता है, जो बोलो वो समझता है। सर बैरा का टेस्ट नॉर्मल है। अभी सर आशा क्लिनिक में स्पीच ऑक्यूपेशनल बिहेवियर थेरेपी करवा रहे थे पर कोई फ़ायदा नहीं मिला, इसलिए बंद कर दिया, क्या करूं सर? योगेंद्र कुमार जी, क्लासिकल ऑटिज़म में ऐसा होता है कि बच्चा कभी 9 महीने तक, कभी 18 महीने तक, कभी 24 महीने तक सामान्य विकास करता है, यानी कि नॉर्मल डेवलपमेंट होता है। उसके बाद उसमें ऑटिज़्म का डेवलपमेंट होता है और वो उससे सफ़र करने लगता है, उससे प्रभावित हो जाता है। अब यहाँ पर मोबाइल की वजह से ऑटिज़्म हुआ ऐसा नहीं है। हाँ, मोबाइल या किसी भी डिजिटल इक्विपमेंट की वजह से वो बढ़ता है, होता वो अपने आप ही है, मोबाइल की वजह से नहीं होता है, परंतु मोबाइल उस चीज़ को बढ़ा देता है। मान लीजिए आपको हाथ में चोट लगी है और दर्द हो रहा है और आप उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट लेने की बजाय आप उससे और मेहनत कर रहे हैं तो वो दर्द बढ़ता जाएगा। ठीक उसी तरह ऑटिज़म होने के बाद मोबाइल उस कंडीशन को सीवियर करता जाता है, बिगाड़ता जाता है और इस हालात में बच्चे का नुकसान तेज़ी से होता है। ये तो हुआ पहला हिस्सा। अब दूसरा हिस्सा कि आपने स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी और बिहेवियर थेरेपी ली पर बच्चे को फ़ायदा नहीं हुआ तो आपने बंद कर दी। अब यहाँ सवाल ये है कि क्या वो थेरेपी लंबे समय तक चली, यानी कि कम से कम 3 महीने तक चली हो तो आप कह सकते हैं कि ठीक है, फ़ायदा नहीं हुआ। दूसरा, अगर महीने 2 महीने भी चली हैं और उसमें ज़रा सा भी इम्प्रूवमेंट नहीं दिखा है तो आपने बंद करके ठीक किया। लेकिन इसमें आपने कितनी मेहनत की, थेरेपिस्ट ने कितनी मेहनत की, आपको बच्चे की कंडीशन और थेरेपीज़ के बारे में कितना मालूम था, आपका उसमें कितना योगदान था, कितना इन्वॉल्वमेंट था, ये सारी चीज़ें बच्चे के डेवलपमेंट में जानना ज़रूरी होता है और उसमें आपका जो शेयर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। अब मुझे नहीं मालूम कि आपका उसमें शेयर कितना था या नहीं था। मैं आपको हमारी जो टेक्निक है, हमारा जो अप्रोच है, हम उसके बारे में आपको बताते हैं। अगर वो ऐसा था तो ठीक है, अदरवाइज़ कुछ ना कुछ तो कमी थी। हम क्या करते हैं, सबसे पहले पेरेंट्स को पेरेंटल ट्रेनिंग प्रोग्राम के थ्रू अवेयर करते हैं बच्चे के बारे में, उसके एनवायरनमेंट के बारे में, फैमिली एनवायरनमेंट के बारे में और कंडीशंस के बारे में, जिससे पेरेंट्स मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं कि उन्हें क्या और कैसे करना चाहिए। दूसरा, हम डीलिंग विद चिल्ड्रन सिखाते हैं। डीलिंग विद चिल्ड्रन यानी कि हमें बच्चे के साथ क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, क्या नहीं करना है, क्यों नहीं करना है, कब कब नहीं करना है, ये सारा इन्फॉर्मेशन हम पेरेंट्स को बच्चे के अकॉर्डिंग सिखाते हैं, बच्चे के नेचर के हिसाब से उनको बताते हैं, जिससे पेरेंट्स बच्चे के साथ डीलिंग में धीरे धीरे बाय प्रैक्टिस परफेक्ट हो जाते हैं। तीसरी चीज़, कुछ बिहेवियर इश्यूज़ होते हैं, कुछ अनडिज़ायरेबल बिहेवियर्स होते हैं, हम उनको मैनेज करना भी सिखाते हैं ताकि विद इन फैमिली, जो कि हमारे नॉलेज में नहीं होता है, एक्सपर्ट के नॉलेज में नहीं होता है, विद इन फैमिली पेरेंट्स उस बिहेवियर को ऑब्जर्व कर लें, पहचान लें और वहीं के वहीं उसको मैनेज कर लें, उसको रिमूव कर दें। तो इनिशियल स्टेज में बहुत सारे बिहेवियर मैनेज हो जाते हैं और प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर्स के लिए हम उनको गाइड कर देते हैं।
तो इस तरीके से पेरेंटल ट्रेनिंग प्रोग्राम पेरेंट्स को फुली सपोर्ट करता है होम इन्वायरमेंट में, फैमिली इन्वायरमेंट को थेरापेटिक इन्वायरमेंट में कन्वर्ट करने में। दूसरी चीज़ होती है साइको एजुकेशन थेरेपी, जो बच्चे के ब्रेन को सिखाती है कि कैसे सीखना है। वो ब्रेन स्किल जो है हमारे, उनको ग्रो करती है, उनको डेवलप करती है, उनको निखारती है। तो उसके माध्यम से हम बच्चे को प्रिपेयर करते हैं कि जो थेरेपी हो रही हैं, जो होनी है, चाहे वो सेंसरी इंटीग्रेशन हो, चाहे स्पीच हो या स्पेशल एजुकेशन हो, उनका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा वो उठा सकें। अब उसके बाद सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी है और स्पीच थेरेपी है। तो सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी, जहाँ पर सेंसरी इश्यूज़ हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट होती है और पहले दिन से शुरू होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो ठीक उसी तरह मदद करती है जैसे साइको एजुकेशन मदद करती है। वो सेंसरी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करती है थ्रू द सेंसरी डाइट, और उसके बाद बच्चे की लर्निंग इम्प्रूव हो जाती है। जब बच्चा बैठने लगे, सुनने लगे, समझने लगे, तब स्पीच थेरेपी शुरू करिए। उसके बाद आपको प्रॉपर डेवलपमेंट मिलता है। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी कमी है हमारे यहाँ, कि हमारे यहाँ ऑटिज्म के ट्रीटमेंट के तौर पर सिर्फ दो ही चीज़ें देखी जाती हैं, ओटी और स्पीच। ओटी करा लो, स्पीच करा लो, ओटी करा लो, स्पीच करा लो, इस तरह का कन्वर्सेशन ऊपर से लेके नीचे तक होता है। और यही वजह होती है कि जब कई बार ओटी या स्पीच से फ़ायदा होता है, पर होलिस्टिक डेवलपमेंट यानी कि संपूर्ण विकास नहीं मिलता है। संपूर्ण यानी पूरा डेवलपमेंट, होलिस्टिक डेवलपमेंट, कि बच्चा बीइंग अ नॉर्मल डेवलप हो, ऐसा नहीं हो पाता है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रह जाती है, चाहे वो बिहेवियर के फॉर्म में आए, कम्युनिकेशन के फॉर्म में आए, या किसी और फॉर्म में आए, बच्चे में कोई ना कोई कमी रह जाती है। और ये होलिस्टिक डेवलपमेंट ना अपनाने का नतीजा होती है। आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि आपको बर्फ़ चाहिए तो आपको बर्तन में पानी भर के उसको फ्रीज़र में रखना होगा। आप बर्तन में पानी भर देते हैं, फ्रीज़र में रख देते हैं, लेकिन ये देखते ही नहीं है कि फ्रीज़र ऑन है या नहीं है। ठीक वैसे ही होता है जैसे हमने बच्चे को थेरेपेटिक एनवायरनमेंट में डाल दिया, थेरेपिस्ट के हवाले कर दिया, और उसके बाद भूल गए। भूल गए से मतलब उसके आगे क्या करना है, उसके पीछे क्या करना है, उसके साथ क्या करना है, ये इन्फॉर्मेशन हमें ना वो देते हैं और ना हम उसके लिए जागरूक होते हैं। बच्चा 24 घंटे में से 23 घंटे परिवार के साथ होता है, 1 घंटे थेरेपिस्ट के साथ होता है। अब आप खुद सोचिए कि जब आप 23 घंटे उसको कंफर्ट जोन में रखेंगे और 1 घंटा वो थेरेपेटिक जोन में रहेगा, तो कौन सी चीज़ ज़्यादा असर करेगी? वो थेरेपी जोन से बाहर निकलते ही साथ कंफर्ट जोन में चला जाता है और फिर 23 घंटे वैसे ही रहता है, तो थेरेपी कहाँ से असर करेगी? इसीलिए मोस्ट ऑफ थेरेपीज़ और थेरेपिस्ट फेल होते हैं, पर उनका तो फेल होना चलता है। बीइंग अ पेरेंट आपका फेल होना नहीं चलेगा, क्योंकि आपका और आपके बच्चे के भविष्य का सवाल है ये। तो यहाँ लापरवाही हमें बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए, ना हम करते हैं। सियाड अप्रोच में हम ये इंश्योर करते हैं कि बच्चे को, फैमिली को पूरी तरह से होलिस्टिक डेवलपमेंट के ट्रैक पर रखें और उसको फॉलो कराएं। और जब पेरेंट्स उसको फॉलो करने में सक्षम नहीं होते हैं या नहीं करते हैं, तो हमारा क्लियर मैसेज होता है कि अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दोस्तों, यहाँ एक चीज़ और अच्छे से समझ लीजिए कि ऑटिज्म का ट्रीटमेंट या थेरेपेटिक ट्रीटमेंट मेडिसिन ट्रीटमेंट की तरह नहीं है कि गोली खिलाई और भूल गए, दवाई खिलाई और भूल गए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। दवाई खिलाना आपका दिन में 3 या 4 बार का एक्टिविटी हो सकता है, लेकिन थेरेपेटिक एनवायरनमेंट, थेरेपीज़, ऑटिज्म, ये ऐसी चीज़ें हैं जो 1 मिनट के लिए भी नज़रअंदाज नहीं करती हैं किसी गलती को। अगर हमसे एक गलती होती है तो वो उसके इम्पैक्ट करती है डेवलपमेंट पर।
अगर हम 24 घंटे में 24 गलतियां करेंगे तो सोचिए हम कितना बड़ा नुकसान करेंगे। तो यहाँ पर हमारी गलतियां हम खुद सुधार सकें, ये एबिलिटी हम में होनी चाहिए। और जब हम में ये एबिलिटी होती है तो हम डेफिनेटली ऑटिज्म से लड़ सकते हैं, उससे बाहर आ सकते हैं और उस बच्चे को नॉर्मलसी की तरफ ला सकते हैं। तो यकीनन आपके साथ इनमें से कोई एक गलती हुई है जिसकी वजह से आपको रिजल्ट्स नहीं मिले हैं। कोशिश कीजिए, दोबारा घर पर मत बैठिए, दोबारा प्रैक्टिस कीजिए, थेरेपिस्ट से बात कीजिए और जो कमी थी उसको दूर करने की कोशिश कीजिए ताकि बच्चा ऑटिज्म से बाहर आ सके। उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे हर नए एपिसोड का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को ऑल पे प्रेस कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हम हर उस फैमिली तक पहुंच सके जिसको हमारी ज़रूरत हो सकती है। तो दोस्तों, आप देखते रहिए रोशन राहें और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।